मैं रीवा बोल रहा हूं। वह नगर जो अपने ऐतिहासिक वैभव, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मेरी धरती पर महान राजाओं, संतों और योद्धाओं ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मैं आपको अपने रीवा की अद्भुत यात्रा पर लेकर जाने वाला हूं, जहां आप जानेंगे मेरे गौरवशाली इतिहास, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रीवा की कुलदेवी माता काली की जय जयकार करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज अपने इस रूप में हूं। तो चलिए जय माता दी लिखकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ रीवा की यात्रा की शुरुआत करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस स्थान, किस जिले और किस मंदिर पर देखना है, ताकि हम आपके पसंदीदा विषय पर वीडियो बना सकें। रामायण काल। रामायण काल में मेरा यह क्षेत्र विंध्य पर्वत का हिस्सा माना जाता था। यहां की पहाड़ियों और नदियों में आज भी रामायण काल की गाथाएं सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में समय बिताया था। यहां के वन प्रांतर ऋषि मुनियों की तपोभूमि मानी जाती है, जहां उन्होंने अपनी साधना और तपस्या की। अब मैं आपको महाभारत काल के मेरे गौरवशाली अतीत के यात्रा पर लेकर चलता हूं। महाभारत काल में मेरा रीवा क्षेत्र चेदी राज्य का हिस्सा था। चेदी के राजा शिशुपाल का इस क्षेत्र पर प्रभाव था और उनका उल्लेख महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में मिलता है। यह भूमि महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजाओं की थी। यहां की लोक कथाएं इस भूमि के प्राचीन गौरव की साक्षी हैं। महाभारत काल के बाद आता है इतिहास, जो आप नहीं जानते। 6वीं शताब्दी में सबसे पहले कलचुरी वंश ने मेरे क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाई। प्रारंभ में यह राजवंश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरा इस रीवा क्षेत्र और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 9वीं शताब्दी कलचुरी शासकों का प्रभाव बढ़ता गया और उन्होंने इस क्षेत्र में कई किलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। मेरी भूमि पर बने कलिंजर का किला और त्रिपुरी का किला कलचुरी शासनकाल की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, जो आज भी उनके गौरव को दर्शाती हैं। 12वीं शताब्दी धीरे धीरे कलचुरी वंश का प्रभाव कम होने लगा और अन्य राजवंशों ने मेरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी आरंभ कर दी। कलचुरी वंश के कमजोर होने के बाद 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मेरे क्षेत्र पर शासन करना आरंभ किया। चंदेल शासकों ने बेतवा और केन नदियों के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसमें रीवा भी शामिल था। 11वीं शताब्दी इस समय चंदेल वंश का शासनकाल अपने शिखर पर था। खजुराहो और कलिंजर जैसे प्रसिद्ध मंदिर और किले उनके शासनकाल की शानदार स्थापत्य कृतियां हैं। हालांकि खजुराहो मेरे क्षेत्र के पास स्थित नहीं है, लेकिन चंदेलों के प्रभाव ने रीवा की सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति को काफी बढ़ावा दिया। 13वीं शताब्दी चंदेल वंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और बघेल वंश ने मेरी भूमि में अपनी पकड़ मजबूत करनी आरंभ कर दी। 14वीं शताब्दी में बघेल वंश ने रीवा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस समय बघेलों ने मेरी भूमि में अपनी राजधानी स्थापित की और रीवा को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। इस काल में मेरा रीवा तेजी से एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित हुआ और यह शक्तिशाली बघेल वंश का शासन मेरे इस विशाल क्षेत्र पर 18वीं शताब्दी तक चला। मुगल काल के दौरान मुझ पर भी मुगलों ने आक्रमण किए, लेकिन बघेल राजाओं ने अपनी कुशल रणनीति से मुगलों का सामना किया। उनके पराक्रम के कारण मैंने अपनी स्वतंत्रता और अपना अस्तित्व बनाए रखा। फिर वो दौर आया जब समूचे भारत क्षेत्र की तरह मेरे क्षेत्र को भी अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अधीन मैं एक रियासत के रूप में अस्तित्व में रहा। बघेल वंश के शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया और मेरे क्षेत्र में विकास कार्य जारी रखे। मेरी धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1947 में
आजादी मिलने के बाद मेरा रीवा राज्य भारत संघ में विलय हो गया और मुझे मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे क्षेत्र का नाम रीवा कैसे पड़ा। रीवा नाम की उत्पत्ति रीवा शब्द से हुई है, जिसका संस्कृत में अर्थ है बहती हुई धारा या नदी। ऐसा माना जाता है रीवा नगर का नाम नर्मदा नदी की सहायक नदियों और यहां बहने वाली अन्य जलधाराओं के कारण पड़ा। इन नदियों के प्रवाह की सुंदरता और पवित्रता ने इस क्षेत्र को रीवा नाम दिया, जो समय के साथ मेरी पहचान बन गया। अब आपको बता दूं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो मेरा निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो एयरपोर्ट मुझसे 130 किलोमीटर दूर छतरपुर सतना रोड से जुड़ा है, जिसके अलावा जबलपुर हवाई अड्डे से सतना 215 किलोमीटर दूर है। वहीं आप रेलवे लाइन से आना चाहो तो रीवा का रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख नगरों से रेल के माध्यम से जुड़ा है। रीवा से कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जो देश के कई महानगरों को जोड़ते हैं। अन्य शहरों से बसें रीवा शहर में आती हैं। शहर से होकर जाने वाले राजमार्ग NH7, NH27, NH35 और NH75 हैं। सतना बस स्टैंड शहर के केंद्र में स्थित है, जहां रीवा, पन्ना, छतरपुर के लिए बस हर समय उपलब्ध रहती है और स्थानीय स्थलों चित्रकूट, मैहर, बिरसिंहपुर, नागोद, रामवन ऑटो रिक्शा और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। आप रीवा आओ और मेरे यहाँ के मशहूर व्यंजनों का स्वाद न चखो, ये तो हो ही नहीं सकता और ये आपकी जीवन पर्यंत मेमोरी में रहने वाला है। मेरे यहाँ लोग चाव से खाते हैं। अब आपको मेरे यहाँ के मशहूर खाने के बारे में बताता हूं। इंद्रहर, ये एक हल्का नाश्ता है। आपने किसी न किसी रूप में दाल या कड़ी का स्वाद चखा होगा। अब उन दोनों को मिलाने और आपको इंद्रहार देने के लिए भारत मध्य प्रदेश के दिल पर भरोसा करें। और अगर आप सोच रहे हैं इसे इंद्राहार क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि एक ऐसा व्यंजन है जिसे भगवान इंद्र को समर्पित किया जाता है। रसाज की कढ़ी बघेलखंड की पारंपरिक व्यंजन है। चने की दाल से बनी रसाज की कढ़ी बघेलखंड का बहुत ही मशहूर व्यंजन है। रसाज की कढ़ी जो हो सकता है आपने पहले कभी चखी ना हो, लेकिन आपने इसे एक बार इसका स्वाद चख लिया तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। वहीं मेरे यहाँ के स्थानीय निवासी वड़े और आलू वड़े, मालपुआ, आलू पराठा, कचौरी, चना घुगनी और लापसी भी बड़े चाव से खाते हैं और इसे खाकर आप भी आनंदित महसूस करेंगे। आधुनिक काल में रीवा एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि केवटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात और रीवा का किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरी सीमाएं उत्तर में सतना जिले तक, दक्षिण में सीधी जिले तक, पूर्व में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में शहडोल जिले तक फैली हुई हैं। मेरा क्षेत्रफल 6240 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मेरी जनसंख्या लगभग 25 लाख है। मेरे इस विशाल रीवा जिले को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 9 नगर पालिका के क्षेत्र आते हैं। 571 ग्राम पंचायत मिलकर कुल 1649 गांवों की देखरेख करती है। मेरे रीवा के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानकर एक बार तो आप भी चौंक ही जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक एक जगह के बारे में बताता हूं। नंबर 1, रीवा का किला। रीवा का किला बघेल राजाओं की वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसमें बघेल वंश के राजाओं के बारे में कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। इस किले के अंदर कई संग्रहालय हैं जहां बघेल वंश की धरोहर को देख सकते हैं। नंबर 2, केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात एक सुंदर और प्राकृतिक जलप्रपात है जो रीवा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की शीतल धारा और हरियाली मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। नंबर 3, पूर्वा जलप्रपात। रीवा का पूर्वा जलप्रपात एक और आकर्षक स्थल है।
जो विंध्याचल पर्वत से गिरने वाली अपनी ही धारा के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पानी लगभग 70 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है, जिसको देखकर मन में भी लहरें उठने लगती हैं। नंबर 4, गोविंदगढ़ किला और जलाशय। गोविंदगढ़ किला रीवा के निकट ही स्थित है और इसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह किला बघेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। किले के पास स्थित जलाशय इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। नंबर 5, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। यह सफारी भारत का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है। यहां पर आप दुर्लभ सफेद बाघों को देख सकते हैं। इसे 2016 में पर्यटकों के लिए खोला गया था और यह रीवा के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। नंबर 6, रानी तालाब। रानी तालाब रीवा शहर के मध्य में स्थित एक पवित्र जलाशय है। कहा जाता है कि तालाब रानी की विशेष पूजा और स्नान के लिए बनाया गया था। यहां पर कई श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। नंबर 7, बैकुंठपुर किला। बघेल वंश द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है, जिसकी वास्तुकला अद्भुत और यहां से पूरे रीवा का सुंदर दृश्य दिखता है। नंबर 8, रानी दुर्गावती संग्रहालय। रीवा की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्रकला और ऐतिहासिक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। नंबर 9, चचाई जलप्रपात। 130 मीटर ऊंचा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। यह अपने सुंदर दृश्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मेरे इस विशाल रीवा में कई स्थान हैं, जिनके बारे में एक ही वीडियो में बताना असंभव सा लगता है। आशा है आप मेरे द्वारा बताई गई मेरी आत्मकथा का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। जिस विषय के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उस पर अगली वीडियो जल्द ही लाएंगे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।